दीपिका जी को बहुत दिक्कत आई जब महाराज जी ने एकदम गूढ़ कथक को उनको सिखाने की कोशिश की कि अरे मैं कहाँ फंस गई। माधुरी जी ने तो उनसे सीखा है, वो तो कह रही कहिए कि वो शागिर्द नहीं है। कथक में द बिगेस्ट चैलेंज कम्स ग्रेस प्लस स्पीड। आई हैव टू शोकेस द स्पीड, मुझे गति दिखानी है लेकिन ग्रेस के साथ। वो इतना बड़ा चैलेंज है, या तो गति आ जाती है नहीं तो ग्रेस आ जाता है। जिनमें ग्रेस है उनमें गति नहीं है, जिनमें गति उनमें ग्रेस नहीं है, वाइस वर्सा। उसका सामंजस्य बैठाना कि मैं गति में भी नाचता हूँ लेकिन मेरे अंदर ग्रेस भी। इट इज सो डिफिकल्ट। आई फील कि जिनको घुटने की दिक्कत है वो तो भरतनाट्यम उनको सोचना भी नहीं चाहिए कि गवाना होगा, मैं खुद से अपना लिखूंगा, वही गवाऊंगा, उसके पीछे की धुन भी मैं ही बना लूंगा, उसके पीछे का म्यूजिक भी मैं ही बना दूंगा, मैं ही मिक्स कर दूंगा, मैं ही बाहर निकाल दूंगा ट्रैक पे। उस ट्रैक पे अपने स्टूडेंट को मैं ही नचा के मैं ही कोरियोग्राफी कर दूंगा और मैं ही उसको साकार कर दूंगा, स्टेज कर दूंगा। आज हम बात करेंगे एक ऐसी विरासत की जिसे संजोने का काम किया पद्म विभूषण पंडित बिरजू महाराज जी ने, लेकिन अब इस विरासत को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं उनके पोते त्रिभुवन महाराज जी, जो कि इस वक्त हमारे साथ पॉडकास्ट में मौजूद हैं। तो स्वागत कर लेते हैं त्रिभुवन जी का। वेलकम टू बातें अनलिमिटेड त्रिभुवन। नमस्ते, थैंक यू। तो कैसा लग रहा है आपको आके हमारे पॉडकास्ट में? मुझे बहुत ज्यादा खुशी है क्योंकि बातों को शेयर करना शायद एक कथक डांसर का शायद परम काम है कि वो अपनी कथा को आगे सुना सके। तो इसीलिए तो हमारे पॉडकास्ट का नाम भी बातें अनलिमिटेड है। तो चलिए शुरुआत इसी सवाल के साथ आपसे करूंगी कि पंडित बिरजू महाराज जी ने तो अपने कथक करियर की शुरुआत 7 साल के जब वो थे पहली परफॉर्मेंस के साथ करी थी। आपकी शुरुआत कब हुई, कैसे हुई, क्या स्टोरी उसके पीछे है? मेरी शुरुआत, अगर आप असली शुरुआत की बात करें तो वो बहुत लेटर स्टेज मेरे लाइफ में आई, मेरे कॉलेज के दिनों में आई। इनफैक्ट जब मैं बोलूँगा कि कथक को बहुत सीरियसली मैंने लेना शुरू किया, इस कला को जितनी उसकी डेप्थ है उस डेप्थ में ये कह सकते हैं डाइव करने की मैंने हिम्मत की, क्योंकि ये माहौल, मेरे घर का जो माहौल है वो इतना अलग रहा है। मेरे बाकी जितने भी मित्र रहे, हमारे पास शुरुआत में सिर्फ मित्र ही होते हैं जिनसे आप अपनी लाइफ को कंपेयर कर सकते हो। तो जब मैं 4-5 साल का रहा हूँगा तो मुझे ऐसा महसूस हुआ, अपने दोस्तों से बातें करता था तो वो कहते थे भाई हमारे कोई लॉयर हैं, कोई डॉक्टर हैं, कोई ऐसे हैं, कोई वैसे हैं, और उनके घर का जो एक जीवन का लाइफस्टाइल था, मुझे ऐसा महसूस होने लगा ये जो बोल रहे हैं मेरे घर में तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है। मतलब मेरे पिताजी सुबह 9 बजे नहीं निकल जाते, रात को 10 बजे नहीं आते। बड़ा अलग है लाइफस्टाइल। 9 to 5 नहीं था। हाँ, 9 to 5 नहीं था, जो कि आज के जीवन में हम बड़ा वैसे देखते हैं, कॉमन हाउस होल्ड का वो है 9 to 5। तो हमने देखा भाई हमारे पिताजी सुबह 10 बजे के आसपास जाते थे, 3 बजे वापस आ जाते थे। तो ये तो बढ़िया अलग बात है, ये तो बढ़िया लगी बात है कि जो ये कह रहे हैं। तो वहां से मुझे ऐसा रियलाइज हुआ कि यस, माय हाउस होल्ड, द वे ऑफ लिविंग बहुत अलग है उन बाकी सारे बच्चों से। तो वो रियलाइज करते करते ये भी देखा कि मेरे घर पे एक इस तरह की कला है, एक अलग तरीके का काम है, एक रूटीन ही अलग है। छंदों में बात हो रही है, इंस्ट्रूमेंट्स की बात हो रही है, तबले की बात हो रही है, पखावज की बात हो रही है, साधारण जीवन की कोई बात नहीं हो रही। तो आप ये कह सकते हो कि मेरी जो पूरी की पूरी परवरिश है वो पूरी की पूरी परवरिश ही इस तरीके से रही कि हमने सामान्य जीवन को कह सकते हो मैंने कभी देखा ही नहीं। तो माइंड में कुछ था कि ये नहीं, कथक डांसर नहीं या डांसिंग नहीं, कुछ और करना है, कभी दिमाग में आया? जी बिल्कुल, आई थिंक हर लड़के का पहला ख्वाब होता है पायलट बनना। अच्छा। तो हाँ, इस तरह के एस्ट्रोनॉट बन जाऊंगा, पायलट बन जाऊंगा। तो 6ठी क्लास तक मैं बहुत एकदम कि मुझे पायलट ही बनना है, मुझे एविएशन से आज भी बहुत प्यार है। हाँ। तो हम आप ये कह सकते हो कि 6ठी क्लास के बाद जब पढ़ाई ने एक अलग किस्म का रुख लिया, 7वीं 8वीं 9वीं स्पेशली, तो 9वीं सबके लिए एक ब्रेकर होता है। तो उसके बाद डिसाइड होता है कि करना क्या है। तो वहां पे मुझे ऐसा महसूस हुआ कि भैया त्रिभुवन महाराज, दिस इज नॉट योर कप ऑफ टी। ठीक है, आपको पसंद बहुत है लेकिन आपके पल्ले नहीं पड़ेगा ये। धीरे धीरे आप ये कह सकते हो कि लाइफ में जो कॉलेज तक की मेरी जर्नी रही, एक एक करके जितने भी मेरे इस तरह के एस्पिरेशंस थे वो कटते गए, वो जो लिस्ट है वो छोटी होती गई। And one fine day, I was sitting in my college on a bench, looking at the sky, and I think that is when वो calling मुझे आई कि त्रिभुवन महाराज, you are good at nothing apart from this. आप और किसी चीज में इतने उत्तीर्ण नहीं हो
जो खुशी आपको ये करने में मिलती है। घर से किसी तरीके का प्रेशर, तो क्योंकि कई बार देखते हैं ना हम आज की जनरेशन में या जी हमारे पेरेंट्स की, आपको यही करना है, आपको यही करना है, तो घर से किसी तरीके का प्रेशर, अपनी लीनिएज को आगे ले जाने का किसी तरीके का प्रेशर? देखिए, उस चीज का प्रेशर शायद जब मैंने इस चीज को बहुत सीरियसली लेना शुरू किया, हम्म। तब मेरे माँ बाप ने मुझे ये रियलाइज करवाया कि आप लेट हो चुके हो। माई मदर यूज टू से, त्रिभुवन यू आर लेट। अगर आपको ये करना था तो ये बचपन से करना था, बिकॉज इसमें उतना समय लगता है। ये ऐसा नहीं है कि हम इस फैमिली को बिलोंग करते हैं तो ये चीज ठीक है, ब्लड से कुछ चीजें मिलती हैं, कुछ चीजें नेचुरली टैलेंट आ जाता है आपके अंदर, वो ब्लड से आता है, वो दैट आई अंडरस्टैंड। बट ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे उस पथ से नहीं गुजरना पड़ेगा। आई हैव टू गो थ्रू दैट पाथ, एंड दैट पाथ इज डिफिकल्ट एज अ लेमैन। वो जितना मेहनत वो करते हैं उतनी मेहनत मुझे भी करनी पड़ेगी, जिसके लिए मैं अपने पेरेंट्स के हिसाब से ऑलरेडी बहुत लेट था। बट दादाजी तो आपके बोलते थे कि डांस की सीखने की कोई उम्र नहीं होती, जी कोई जेंडर नहीं होता। जी, उम्र सीखने की नहीं होती। हाँ। मेरे पास, जब मैं अपना इंस्टीट्यूट चलाता हूँ तो मेरे इंस्टीट्यूट में मेरे पास 5 साल के बच्चों से लेके 65 70 साल तक के भी लोग हैं मेरे पास। ठीक है, लेकिन वो क्या है, उन्होंने कथक को एक नृत्यांगना बनने के लिए उन्होंने कथक को नहीं टेक किया है। उनका वो मन नहीं कि मैं एक दिन स्टेज पे जाके मैं एक धुआंधार डांसर बनूं। मुझे ऐसा फील होता है कि कथक को हर इंसान एक अलग पर्सपेक्टिव से देखता है। तो जब वो एक अलग अलग पर्सपेक्टिव से देखता है, उसका मेरे पास आके सीखने का ध्येय ही बदल जाता है। हमें ये डांस फॉर्म बहुत पसंद है, हम इसलिए सीख रहे हैं। उसमें कोई अल्टीरियर मोटिव नहीं होता उनका, बहुत शुद्ध अंदर से वो बहुत शुद्ध होते हैं। तो ये बिल्कुल सही बात है, दादा ने हमेशा कहा कि कोई उम्र नहीं है उसको सीखने की। लेकिन अगर आपको इसको उस पद पे लेके चलना है जिस पद पे मेरी फैमिली इसको लेके चली है, देन द स्टार्ट हैज टू बी फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, एट अ वेरी टेंडर एज। आपको इस चीज में घुसना पड़ेगा, जिसके लिए मेरे माता पिता ने कहा कि भैया आप लेट हैं अच्छे से। बट ये, मैं अपने माँ बाप की जितनी भी चीज माँ बाप के बारे में बोली जाए कम होती है। मेरे तो पिता ही मेरे गुरु भी हैं। उन्होंने कभी, जब तक मैंने इस चीज को शायद सीरियसली नहीं लिया था, आपस में बहुत बात करते थे, आपस में खूब बातें होती थी, मेरे कान तक नहीं पहुंचती थी कि मेरे पिता चिंतित हैं कि मैं क्या कर रहा हूं। सवाल का जवाब दे दिया कि कोई प्रेशर तो नहीं था। नहीं, कोई प्रेशर नहीं कोई था, आप प्रेशर मतलब नहीं आप था। जो करना चाहते हैं आप कर मुझे सकते प्रेशर हैं। बाद में पता चला। वो कंधे पे शायद जब मैंने सोचा कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसको मुझे लेना है, प्रेशर तब बना हर ओर से, क्योंकि मेरे गुरुओं ने मुझे कह दिया कि तुम लेट हो। ये 2010 की बात है। 2010 से पहले मैं नाच रहा था। मेरा एक क्या 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 कह सकते हैं, एक बेमन की जो एक जर्नी होती है, वो बेमन की जर्नी, जैसे आपके घर पे अगर कुछ हो रहा है, नहीं है लेकिन कर रहे हैं, आप डॉक्टर के घर पे हैं तो चलते फिरते कुछ ना कुछ डॉक्टरी की बातें आप बचपन से सुनते भी आते हैं, डॉक्टरों के बच्चे। इसलिए हमने देखा है कि वो जनरली बड़े होके डॉक्टर ही बन जाते हैं, बड़े होके लॉयर, जो लॉयर के बच्चे लॉयर ही बन जाते हैं, बिकॉज दैट इज, वही उनका माहौल वैसा है। खानदान या परंपरा या घराना, जो एक लीनियज बनती है, वो इसी चीज से बनती है कि एक नॉलेज जो है वो आगे की जनरेशन को पास ऑन हो रही है, वो बनती ही इसी चीज से। हाँ। अभी आप कैसे आगे इस चीज को पास ऑन कर रहे हैं? अभी क्या आपकी तरफ से किया जा रहा है कि जो आपके परिवार की विरासत है उसको आगे ले जाना है? देखिए, 2010 में जिस तरीके से मैं कहूँ होश में आना, मैं जब 2010 में इस चीज को लेके होश में आया, उस वक्त महाराज जी के लिए मैं बड़ा सुनता था, अपने दादा के लिए बड़ा सुनता था कि महाराज जी ने अपने जीवन के वैसे तो पूरा जीवन, 83 साल का पूरा जीवन उन्होंने इस नृत्य को दिया है। लेकिन सुनने में आता है, अंदरूनी बात है, घर की बात है, कि महाराज जी ने 3 साल अपने जीवन के, अपने आप को कह सकते हैं कि हर प्रकार की जो एक डे बाय डे जो एक रूटीन होता है एक इंसान का, अपनी फैमिली का ध्यान रखना, अपने जागती काम जो होते हैं, उन सबको परे हटाकर उन्होंने 3 साल अपने नाच को इस प्रकार से दिए कि उन्होंने उस 3 साल में वो हासिल कर लिया। एक कहते ना, एक होता है आपने नाच सीख लिया, एक होता है आप सिद्ध हो गए। वो सिद्ध पुरुष हैं, उनको सिद्धि प्राप्त हो गई। वो तीन साल में उन्होंने अपने नृत्य से ईश्वर को खुश कर लिया। वो 3 साल बहुत थे उनके लिए, उनका पूरा जीवन उस 3 साल पर है, क्योंकि उन्होंने, कहते हैं हमारे इष्ट कृष्ण हैं, हमारा पूरा नृत्य जो है वो कृष्ण पर आधारित है।
उन्होंने कृष्ण को वश में कर लिया, आप ऐसा समझिए। उनको वो दिखते थे अपने नृत्य से। अपने नृत्य से, उन्होंने उनको रिझा लिया। ईश्वर रिझाने से रिझ जाते हैं, रिझा लिया और उन्होंने। कृष्ण को तो कहते हैं कि बस नाम ले लो तो भी वो हो जाते हैं। हाँ वो कहते हैं मुझे हर कोने में कृष्ण नजर कृष्ण आते हैं। नजर मैं एक हाथ फेंकता हूं तो उस हाथ के, जब मैं फेंकता हूं, कभी कभी कहते थे कि तुम्हारा एक्सप्रेशन बड़ा गुस्से वाला आ रहा है, तो सब मारते ऐसा लगा गुस्सा आ रहा है तुम्हें। तो मैंने कहा मैं क्या करूं, मतलब वो एक कुछ आप नाच के आप ऐसे फेंकते हो तो एक हल्का सा अग्रेसिवनेस हाँ आ हाँ हाँ जाती है हाँ। उसमें। मुझे कभी ऐसा करते हुए देखा है? मैंने कहा नहीं, हम्म, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? तो उन्होंने कहा मुझे कण कण में कृष्ण नजर आते हैं। मैं सभा के लिए नहीं नाचता, हम्म, मैं साजिंदों के लिए नहीं नाचता, मैं अपने लिए नहीं नाचता, मैं कृष्ण के लिए नाचता हूं। मैं ये सोचता हूं कि मेरा एक पैर भी उठ रहा है तो उनके लिए उठ रहा है और उनकी वजह से उठ रहा है। तो जब मैंने एक सम को फेंका और मुझे उनकी आकृति सामने नजर आ रही है, तो मैं उनको इस नजर से कैसे देखूंगा? हम्म, मुझे, मेरी तो प्रेम भावना है, मैं तो प्रेम से ही जी देखूंगा उनको। तो ये छोटी छोटी बातें उनकी हम्म। इतना बड़ा रोल प्ले करती हैं आपको तराशने में, तो कोई तराशना। आप एक इंसिडेंट आपने ही बताया, जी इसके अलावा कोई दादाजी से जुड़ी हुई जी। कोई यादें या अरे उनकी कोई बहुत ऐसी यादें हैं। हाँ तो आप बिल्कुल शेयर कीजिए हमारे मतलब जो भी व्यूअर्स उनकी हैं उनके साथ। उनकी बातें ऐसी हैं। हमारे घर में ना हाँ एक खड़े हो जाओ क्लास है, आइए जी खड़े हो गए, वो सिखा रहे हैं, हम सीख रहे वो जो हम टीवी में देखते हैं हैं जैसे कि देखते हैं, वो बिल्कुल। एक्चुअली में होता है। एक्चुअली में नहीं होता है, नहीं होता। नहीं होता है। मैं आपको वही कह रहा हूँ, ये क्लास का जो सेटअप है ना, हाँ ये हम जो हमसे शिष्यगण जो सीखने आ रहे हैं, हम उनके साथ उस तरीके का व्यवहार रखते हैं। हम्म मैं सिखा रहा हूं, आप सीख रहे हैं। हम्म हमारे बीच में एक गुरु और शिष्य का रिश्ता है। हम्म हमारे घर में गुरु शिष्य की परंपरा घरानों से चली आ रही है। मेरे दादा जैसे, या मेरे गुरु, मेरे पिताजी, मेरे हम्म पंडित जयकिशन महाराज जी के सानिध्य में जब आप रहते हो ना, तो बात ये नहीं होती कि आप कितनी देर उनके सामने खड़े हुए हैं और आपने क्लास लिया और आप क्लास नाच रहे हो। क्लास जैसा जो शब्द है ना, वो एकदम टर्मिनेट हो जाता है, वो रहता ही नहीं है। उनकी बातें, उनके मैनरिज्म्स, आप उनको देख लेंगे ना, वो इस तरफ यहां अगर ऐसे बैठे भी होंगे, मैं तो गुस्ताखी भी नहीं कर सकता कि मैं उनकी थोड़ी सी झलक आपको दिखाऊं, मैं गुस्ताखी भी नहीं करूंगा। लेकिन उनका एक बार ऐसे करके नजर उठा लेना, हम्म अपने बालों को झटका लेना, कुछ भी, अगर आपको असल में चीजें सीखनी है तो आप उन चीजों को देखोगे। जब वो चीजें आप देखोगे ना, हम्म आपको ये लगेगा कि ये इंसान शायद जीवन में होते हुए भी इस जीवन में है नहीं। ओनली इन द फिजिकल फॉर्म यू कैन सी हिम। दैट्स व्हाई हम उनका देहांत के बाद भी कभी भी ऐसा महसूस नहीं है कि दादा नहीं है। हम्म। कभी नहीं महसूस हो। वो इतना काम करके गए हैं, इतना लेगेसी है उनकी, कि हमें कभी ऐसा महसूस ही नहीं होता कि वो नहीं है। वो हमेशा है। हमेशा अगर है। हमारा हाथ कायदे से उठ रहा है तो तो कायदे से उन्हीं की उठने का देन कारण उनका है, क्योंकि है। उन्होंने उस तरीके से वो चीज, वो बीज डाल दिया हमारे अंदर, अपने शिष्यों के अंदर, अपने घर वालों के अंदर, अनजाने में। ये सबसे बड़ी पहचान है एक अच्छे गुरु की, अनजाने में। हमें नहीं पता कि वो बीज हमारे अंदर कब डल गया। बॉलीवुड में भी काम किया है जी पंडित बिरजू महाराज जी जी ने, तो आपका भी मतलब कोई आप कभी गए उनके साथ किसी सेट पे जब जी उन्होंने कोरियोग्राफी की? जी और मतलब सिर्फ कथक नर्तक ही नहीं, जी वो एक कंपोजर, गाने भी गाते थे, बिल्कुल ठुमरी हो गया, भजन बिल्कुल। हो गए। तो किस तरीके से मतलब आपने देखा है दादाजी को बॉलीवुड में यहाँ पर काम करते हुए, क्या सीखा आपने वहां जी से? और क्या आप भी मतलब अभी कुछ या कोई प्रोजेक्ट वहां पर कर रहे हैं जी बॉलीवुड में? किस जी तरीके की डिफिकल्टीज आती है, क्योंकि बॉलीवुड हमने देखा है हिप हॉप कल्चर हो चुका है, जी और थोड़ा सा मतलब अगर आप क्लासिकल एलिमेंट वहां पर डालते हैं तो थोड़ी मुश्किल आती है जी। एक्टर्स को भी वो परफॉर्म करने में, थोड़ा डायरेक्टर्स को भी समझाने में। तो क्या क्या चैलेंजेस यहाँ पर फेस करने पड़ते हैं? अगर आपने मतलब एक्सपीरियंस यहाँ पर किया हो तो जरूर शेयर कीजिए। जरूर। तो मेरे दादाजी से भी पहले मेरे परदादाजी, मतलब मेरे दादा के चाचा जी पंडित लच्छू महाराज जी, हम्म उनका सबसे ज्यादा क्या कह सकते हैं हस्तक्षेप रहा है बॉलीवुड में, बॉलीवुड। उनसे चला आ रहा है, आप ऐसा कह सकते हैं। उन्होंने बहुत बड़ी मुगले आजम जैसी या तीसरी कसम जैसी फिल्मों में हम्म उन्होंने अभिनेत्रियों को अभिनय और
उनको चीजें जो हमारे नृत्य की चीजें हैं, पहले तो आप देखेंगे पुरानी फिल्में अगर हल्का सा भी क्लासिकल बेस होता तो वो बहुत प्योरली वो Pure. काम करते थे। वो भी अभिनेत्री भी उस पर अपना बहुत पूरा जान लगा देती थी कि हम किस तरीके से साकार कर लें, क्योंकि ये कला 2 दिन में आने वाली कला नहीं है। ये कला दसियों साल, महाराज जी तो कहते थे मेरा पूरा जीवन निकल गया, मैं अभी भी सीख रहा हूं। कभी भी वो कहते हैं कि मुझे गुरु की उपाधि पे बैठाया गया है, बैठाया गया है, ये वो कहते हैं। मैं अपने घर का एक अच्छा शागिर्द हूं और हमेशा वही रहूंगा। ये उनके देहांत के शायद 1-2 साल पहले ही एसएनए में उनके खुद के मुंह से मैंने सुना, और एक रियलिटी चेक हमें उससे मिलता है। तो लच्छू महाराज जी ने उन्होंने काफी फिल्मों में काम वो किया। उसी के चलते जब महाराज जी भी बॉलीवुड में एंटर हुए तो हमारे पास देवदास जैसी फिल्में हैं, हमारे पास अभी बाजीराव मस्तानी में भी उन्होंने किया, उसके लिए उनको फिल्म फेयर भी मिला था। समय दर समय हमने देखा है कि उनको याद किया जाता था, क्योंकि वो कोरियोग्राफी जो होती थी वो बिल्कुल अलग, मतलब आज भी अगर आप वो उठा के देख लो ना, वो जो बिल्कुल क्लासिकल कहते हैं ना प्योर जी, वो नजर आता था उनकी कोरियोग्राफी में। हाँ, तो मतलब हम लोगों ने एक्चुअली हम जैसे लोगों को प्योरिस्ट बोला जाता है, हम बड़े ट्रेडिशनलिस्ट हैं। हम लोग को थोड़ा सा भी कथक का दाएं बाएं ऐसा कर देते हैं, डायरेक्टर की मांग है ऐसा कर देते हैं। नहीं, मैंने कभी भी अपने हमारे जो एंसेस्टर्स हैं उनको भी या दादा को भी मैंने कभी भी नहीं देखा कि उन्होंने थोड़ा सा भी कॉम्प्रोमाइज किया हो कि चलिए ऐसा है तो कोई बात नहीं, ऐसा नहीं हो रहा तो हम ऐसा कर देते हैं। नहीं, उन्होंने बहुत अच्छे से जितना अपना जान ताकत हो सकती है उन्होंने पूरे शिद्दत से अभिनेत्रियों को जिनका शायद डांसिंग में बैकग्राउंड भी नहीं है उनको उन्होंने मेहनत से इतना सिखाया, इतना उनको बताया। सुनने में आता है कि बाजीराव मस्तानी के दौरान तो दीपिका जी को बहुत बहुत प्रॉब्लम्स हुई थी। उनको शी वाज इनफैक्ट हैविंग रिवर्सल्स की अरे मैं कहाँ फंस गई। तो बॉलीवुड से जुड़ा हुआ किस्सा आप बता रहे थे कि कितने चैलेंजेस वहां पर आते हैं आज की डेट में। जी बिल्कुल। तो वही बात है कि हम लोग बीइंग ट्रेडिशनलिस्ट, हम लोग बड़े प्योरिस्ट हैं, हम लोग को थोड़ा सा भी कथक से राइट लेफ्ट होने में बहुत प्रॉब्लम होती है, मन को बड़ी तकलीफ पहुंचती है। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि जब भी उस तरीके से पुराने जमाने में तो जो हमारी पुरानी एक्ट्रेसेस थी, आई थिंक वो कहीं ना कहीं क्लासिकल उन्होंने सीखा ही होता है अपने बचपन में। आई थिंक उस समय हमारे भारत का कल्चर इतना इतना खूबसूरत था कि घर घर में आपको कल्चरल डांस मिलता ही था। ठीक है, साउथ में और प्रेवलेंट था बिकॉज ऑफ लिटरेसी एंड एवरीथिंग। तो जब अभी आप आज के युग की बात करें तो क्लासिकल डांस आना शायद हर एक्टर या एक्ट्रेसेस के एक करिकुलम में नहीं होता है कि आपको आता है भाई किसी फिल्म की स्पेसिफिक डिमांड है तो आप तब से आपको सीखना पड़ता है। तो फॉर अ पर्सन हु हैज नेवर डांस्ड एट ऑल इन लाइफ, उनके लिए क्लासिकल डांस को परसीव करना आई वुड से नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। मतलब वो तारीफे काबिल है, उन्होंने जितना स्क्रीन पे दिखा दिया, जितना उन्होंने मतलब कर दिया, आपके हिसाब से 100% नहीं था। नहीं नहीं, और 100% एक्सपेक्ट करना भी रियलिटी से बहुत दूर है। हाउ कैन यू एक्सपेक्ट अ पर्सन टू बी पारंगत एक ही दिन में वो पारंगत, चलो एक दिन नहीं, उन्होंने एक महीना उन्होंने काम कर लिया। जब हम कह रहे हैं कि हम जैसे आर्टिस्ट जिन्होंने मैंने अपना 33 साल का जीवन दे दिया, मेरे दादाजी ने 83 साल का जीवन दे दिया, मेरे पिताजी भी अभी इस वक्त 62-63 पे हैं, वो उनका भी पूरा जीवन इसी में निकल गया। बट अगर आप बोले मुकम्मल हो गए, तो मुकम्मल जैसा तो शब्द है ही नहीं, क्योंकि हर रोज आप कुछ नया सीख रहे हैं, कुछ नया उसमें ढूंढ ले रहे हैं। हमारे दादा तो कहते थे कृष्ण हमारे गुरु हैं, क्योंकि उनके जो गुरु थे वो तो अब जीवन में थे नहीं। उनके चाचा हमारे, मैंने आपको बताया था, लच्छू महाराज जी और शंभू महाराज जी, उनके 2 चाचा, उनके पिताजी अच्छन महाराज जी, वो तो ही वॉज ओनली 9 years old जब उनका देहांत हो गया था। उनकी माता जी का भी बहुत बड़ा, मेरी परदादी जी का, उनका बहुत बड़ा हाथ रहा उनको स्कल्प्ट करने में। और उनको जब सही मौका, ये कहते हैं ना मदर से अच्छा कोई गाइड नहीं कर सकता आपको जीवन में, तो उनका वही एक गांव से उठ के उनको एक किसी के भरोसे, कपिला वात्सायन जी थी जो महाराज जी को दिल्ली लेकर आई थी, किसी के भरोसे अपने बच्चे को दे देना। महाराज जी वॉज वेरी यंग, वेरी वेरी यंग व्हेन ही केम टू दिल्ली। तब उनका कोई नाम नहीं था, कोई उनको ऐसे नहीं जानता था, उनके चाचा को जानते थे, उनके पिता को जानते थे, वैसे ही। तो उस दौरान किसी को अपने बच्चे को ऐसे दे देना और दिल्ली में आके
कितना मेहनत किया होगा महाराज जी ने कि वो आज एक इस तरीके के सिनोनिमस नाम है, कथक और महाराज जी तो अगर मैं सिनोनिमस पूछूं है। तो पॉपुलैरिटी फेमस जी कब से हुए महाराज जी? कौन सी परफॉर्मेंस देखिए, या मैं कौन तो सी जब ऐसे होश में आया इंसिडेंट? हूँ, हाँ, मैं तो जब होश में आया हूँ तब महाराज जी थे। महाराज जी थे। हमने महाराज जी थे। महाराज जी को महाराज जी के उसमें ही हम भी, देखा, मैं तो हमारी जनरेशन है वो। दादा तो उनको शायद उनके सामने मैं रहा हूँ, हाँ तो दादा ना, वो ऐसा उस तरीके से काम चला है। लेकिन आप कहीं कि कभी भी पब्लिकली अगर मैंने उनको कभी एड्रेस करने के लिए वो किया तो महाराज जी, महाराज। हमेशा। मेरे पिताजी भी उनको महाराज जी, या घर पे हैं तो बाबू, हम्म बाबू महाराज जी। तो एक क्या कह सकते हैं, उनके अंदर का जो एक बैलेंस था ना, एक हम्म फादर या ग्रैंडफादर होने का और एक गुरु होने का, गुरु दृष्टि, हमने उनको कभी ग्रैंडफादर के या फादर, मेरे पिताजी ने उनको कभी फादर के रोल में देखा ही नहीं। वो ऐसी पर्सनालिटी नहीं थे। आप उनके पास जाओगे ना, आप उनके ऑरा में घुल जाओगे। कहते हैं कि हर इंसान का ना कुछ फिट का दायरा होता है, हाँ हाँ, वहां से एनर्जीज एनर्जीज आती हैं। एनर्जीज आती हैं। तो जिन्होंने महाराज जी को थोड़ा सा स्टडी किया था, हम्म। उनका कहते थे कि वो, उनका ऑरा इतना ज्यादा एक्सपेंसिव है, इतना एक्सपेंसिव है कि वो कहीं किसी दूर दराज से भी कहीं चल के अगर आ रहे हैं ना, तो लोग उनको नोटिस करेंगे, जबकि 5 फुट का उनका कद रहा है। मैंने अपने मल्टीपल ओकेजन्स पे ये देखा है कि कमानी ऑडिटोरियम खचाखच भरा हुआ है, 700 800 1000 लोग बालकनी और उसमें मिलके जमीन पे बैठे हुए, हर जगह बैठे हुए। किसी का प्रोग्राम चल रहा है, किसी थर्ड पर्सन का प्रोग्राम चल रहा है। दरवाजा खुलता है, टोपी पहन के, नवाबों की टोपी महाराज जी अक्सर लगाते थे, वेलवेट की पहनते थे वो टोपी पहन के, कभी अपना केन और कभी बिना केन के, एक बैग टांग के, 5 फुट के कद का आदमी खुल रहा है और वो अंदर आ रहे हैं। जो नाच रहा है वो नाचते नाचते खड़ा हो गया, जो 1000 लोगों की ऑडियंस है वो अपनी सीट से खड़ी हो गई कि महाराज जी आ रहे हैं। ये उनका ऑरा था। ये उनका ऑरा है। आपको, आप विवश हो जाओगे उनसे इन्फ्लुएंस होने के लिए। ये उनका ऑरा है ऐसे। और हम सब हैं, हम ऐसा नहीं कि हम उनके घर के तो हम लोग भी, हाँ। कुछ नहीं, उनके समक्ष कुछ नहीं, जीरो। ये परम सत्य है। आपने अभी बोला ना कि पुराने जमाने की जो एक्ट्रेसेस होती थी जी। वो थोड़ा सा क्लासिकल एक तरीके से उनके जीन में होता था, जी। तो वो सीख जाते थे। बिल्कुल। अभी यंग जनरेशन या हमारी जनरेशन वाली जो एक्ट्रेसेस हैं उनके साथ किस तरीके के कोई ऐसा इंसिडेंट अगर आपको याद हो कि भाई हाँ बड़ी दिक्कत आ गई है थोड़ा सिखाने में, समझाने में, महाराज जी या कोई एक्ट्रेस परेशान हो गई हो या हमसे नहीं हो पाएगा ये? महाराज जी की सबसे खूबसूरत बात होती थी उनकी सादगी, सिंप्लिसिटी। उनको नहीं फर्क पड़ता कि वो कितने बड़े डायरेक्टर के सामने बैठे, उनको नहीं फर्क पड़ता कितनी बड़ी एक्ट्रेस के साथ, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता था। उनका फिल्म फेयर, उनका पद्म विभूषण तक, मैंने महाराज जी से पूछा, महाराज जी आपका वो पद्म विभूषण कहाँ है? कभी देखा नहीं वही पद्म विभूषण, इतना बड़ा अवार्ड रखा होगा कहीं, पता नहीं कहाँ है। लिटरली उनको नहीं पता था कि मेरा पद्म विभूषण कहाँ रखा है, क्योंकि ही वॉज बियॉन्ड ऑल दीज थिंग्स। वो इसके बियॉन्ड थे। उनके कला और उनके बीच में कुछ तीसरी चीज थी ही नहीं। आप दुनियावी चीजों को तभी तक तवज्जो दोगे ना जब तक तवज्जो आपके लिए बनता है, मैं एक बड़ी गाड़ी में रहूं, मेरा आलीशान घर हो, मेरा ये हो, कुछ नहीं। सैंडो बनियान, लुंगी, ना आराम से बैठे हैं पान जमा के। घर में कैसे मतलब अरे उनका मैं बता तो रहा हूं कि एज सिंपल एज यू कैन इमेजिन समबडी टू बी। इतने सरल इंसान, जैसे कहते हैं ना कि उनको खुद ही नहीं पता कि वो क्या है, लोग उनको बोल बोल के परेशान है, आप महाराज जी, अरे आप महाराज जी, लेकिन उनको नहीं पता। तो आपके घर में भी वैसा ही माहौल होता है जैसे हम लोगों के घर में दादा दादी के साथ होता है, तो आप भी अपने दादा के साथ? दादा के साथ, हम दादा के साथ हैं, दादा से मिलने जा रहे हैं। ये हम ये नहीं देख रहे हैं कि कितने लोग मर रहे हैं मिलने के लिए, बिछे हुए हैं कि हम महाराज जी को देखने को मिल जाए। ऐसे तो सरलता से मैं वही कह रहा हूं कि हमने कभी उनकी ऊंची आवाज नहीं सुनी, वो किसी पे गुस्सा हो हमने इनको उनकी आंख बड़ी होते हुए नहीं देखा, अभिनय के अलावा। जब वो कोई वैसा अभिनय कर रहे हैं उनकी हमने आवाज ऊंची होते हुए नहीं सुनी। ही वॉज सच ए पेशेंट मैन कि मुझे लगता है कोई भी एक्ट्रेसेस, माधुरी जी ने तो उनसे सीखा है, वो तो कहिए कि वो शागिर्द रही हैं उनकी,
लेकिन आज की भी जो एक्ट्रेसेस हैं जिन्होंने उनको सीखा, देखिए महाराज जी एक एक महीना कुछ कुछ इन लोग के पास ज्यादा समय नहीं होता है जब शूटिंग ऑनगोइंग होती है, तो ये लोग दिल्ली आ जाते हैं, दिल्ली आके महाराज जी के पास आ जाते हैं या महाराज जी उनके पास कहीं कभी चले जाते थे, तो एक स्टूडियो उन्होंने बुक कर दिया, वहां पे जाके वो उनको सिखा रहे हैं। पर महाराज जी को कभी भी ये नहीं हुआ कि मैं किसी स्टूडेंट को सिखा रहा हूँ कि मैं किसी हीरोइन को सिखा रहा हूँ। उनके लिए सब बराबर है, उनके सब बराबर। जो अच्छा नाच रहा है, जो अच्छा काम कर रहा है, गुरु की नजर में सिर्फ वही चढ़ता है, ये काम इसकी दिशा सही है। अब वो दिशा चाहे कोई बिरला इंसान हो या वो दिशा किसी साधारण घर से आया हुआ कोई इंसान हो, पर नाच अच्छा रहा है, गुरु की नजर में इसके ऊपर कोई बड़ी बात नहीं होती। तो उन्होंने जितना पेशेंटली मेरे ख्याल से सिखाया, मुझे ये भी पता है कि जब एक्ट्रेसेस को दिक्कत आई, दिक्कत आती ही है, ठीक है, बाजीराव मस्तानी के दौरान ऐसा सुनने में भी आता है कि दीपिका जी को बहुत दिक्कत आई जब महाराज जी ने एकदम गूढ़ कथक को उनको सिखाने की कोशिश की कि देखो ऐसे नजर, हाथ ऐसे, नजर ऐसे पलटनी चाहिए, ऐसा कैमरे में ये शॉट। वो तो उनको तो कैमरे वैमरे का इतना आदत है, शॉट है, वो तो शॉट भी बता देंगे कि ऐसा है, देखिए ऐसे, ये यहां से सबसे अच्छा लगेगा, ऐसा वैसा। तो उन्होंने उसके हिसाब से ही कोरियोग्राफी वो बॉलीवुड में करते थे कि कैमरे के बाद, क्योंकि सर्वोपरि है कैमरा, सब कैमरा है, सब कुछ कैमरा है, तो कैमरे में मैं इनको कैसे प्रेजेंट करूं कि ये इनको अच्छा लगे, बट उसको मुकम्मल करना, वो जो अदा जो सिखाई थी, अदा जो आज सिखाई तक थी, लोग उस चीज की तारीफ करते हैं, जी, दीपिका ने कितने अच्छे कितने एक्सप्रेशंस दिए, अच्छे लेकिन उसके एक्सप्रेशन पीछे दिए, कौन थे? उसके पीछे की मेहनत, हाँ, उनके पीछे उनकी भी, दीपिका जी के लिए तो बहुत गूढ़ मेहनत जिसको कहते हैं, उन्होंने कितनी मेहनत की होगी, उतना भी साकार करने के लिए कथक जैसे जटिल नृत्य को उन्होंने करने में कितनी मेहनत की होगी। तो ऐसे बहुत सारी छोटे 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 छोटा हिस्सा बाय हिस्सा, भाई एक लाइन, दो शब्द पे ये करना है, तीन हिस्सों में काट काट के माइक्रो मैनेज कर करके सारी चीजों को साकार किया जाए। आज आज के जमाने में ऐसे साकार किया जाता है, टुकड़ों 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 में। क्योंकि क्या है, पुराने जमाने में तो जो हमारी डांसर्स थी, वैजंती माला बाली जी हो गई, सब ये लोग अपने में ही पारंगत डांसर्स थे, तो इनको एक मिनिमल वो चीज, देखिए ऐसा कर लीजिए, ऐसे वहां से ऐसे वहां से, वो लोग एक टेक में दे देते थे, एक टेक दो टेक मैक्सिमम में वो पूरा स्लॉट दे देते थे। बट आज के जमाने में छोटे 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 कट्स में उस चीज को मुकम्मल किया जाता है, जस्ट बिकॉज बॉलीवुड में कथक की परिभाषा कुछ अलग है। बहुत सारे लोगों को कमर्शियल रूप से वही नजर आता है, इसलिए वो ये भी ठान बैठते हैं कि अच्छा ये कथक है। कई बार मेरे पास लोग आते हैं, उस गाने पे करा दीजिए, मैंने कहा गाना, कौन सा गाना? आजकल फ्यूजन भी चल गए हैं, सभी चल रहा है, सभी कुछ चल रहा है, ऐसे करवा दीजिए, हाँ, वैसे करवा दीजिए। तो हम लोग उनको वही कराते कि देखिए जो आपको वहां नजर आ रहा है वो गूढ़ कथक नहीं है, और मेरे फैमिली का काम गूढ़ कथक सिखाने का है। हम तो अपने वैल्यूज पर टिके हुए हैं, और वो वैल्यूज पे आप सीखिए। मैं ये गारंटी देता हूं कि यहां से जब आप पारंगत होके निकलेंगे तब आप सब करने के केपेबल होंगे। अगर आपका ये है कि मैं यहां से सीख के मैं बॉलीवुड इंडस्ट्री में मैं ट्राई करूं, ठीक है, एंड व्हेन यू गो टू दैट बॉलीवुड इंडस्ट्री, आप डांस, अगर आप बहुत अच्छा पारंगत हो गए डांस में, देन योर चैलेंजेस आर वेरी लेस, ठीक है। एक तो वैसे ही बॉलीवुड में आजकल इस तरह की चीजें कम होती हैं, वी डोंट सी मेनी डायरेक्टर्स इवन फेसिंग टुवर्ड्स क्लासिकल जस्ट बिकॉज ऑफ द शेयर चैलेंजेस। बॉलीवुड ही नहीं है, मैं इसमें एक पॉइंट और जोड़ना चाहूंगी कि हम नॉर्मल अगर देखें, पहले हम थोड़ा क्लासिकल कुछ भी हो, डांस हो या सिंगिंग हो, उसकी तरफ ज्यादा झुकाव हुआ करता था, लेकिन बीच में वो खत्म हो गया। और अब मुझे लग रहा है कि क्योंकि मैं भी देखती हूँ ना, कई सारे पेरेंट्स ढूंढते हैं ऐसी जगह, टीचर्स की भाई जहाँ क्लासिकल डांसिंग या सिंगिंग सिखाते हो। तो क्या अब वापस से दोबारा ये कल्चर आ रहा है कि भाई पेरेंट्स अपने बच्चों को, या खुद भी कई लोग तो इस एज में भी सीखना चाह रहे हैं? आई रियली वॉन्ट टू से यस, I really want to say yes to this because मैंने वो फेज भी देखा है जो 90s का एक फेज था। उस समय कल्चर कैसा था, 2000s का एक अलग कल्चर था, और अब 2010s and 20s का एक अलग चल रहा है। से लेकर 2000 तक हम लोगों को नहीं पता कुछ था, नहीं था, हमारे पेरेंट्स को था भी नहीं पता था, हमको भी आप उस समय भी देख सकते हैं कि हार्डली बॉलीवुड ने कभी मुड़ के क्लासिकल को देखा हो उस दौरान उस फेज में। बट क्या होता है, जैसे हम कहते हैं ना, फैशन रिटर्न होता है, रिपीट हो रहा है, देयर इज नो न्यू फैशन।
कोई नया फैशन नहीं होता है, पुरानी चीजें एक हल्के से अवतार बदल के सामने आ जाती हैं। वन डे आई वॉज वेयरिंग बेल बॉटम जीन्स, द अदर डे दे सेड ये क्या पहन रखा है, ये तो हो गया पुराने जमाना, गया जमाने का स्किनी है, फिट हाँ, जीन्स का टाइम है। हाँ। यू वे नाउ यू स्टार्ट वेयरिंग स्किनी फिट जीन्स, अभी फिर से वो अब फिर से आ रहा है, वापस आ रहा है, लौट के आ रहा है, आ रहा है ना। और वो हर चीज में हो रहा है, मुझे लग रहा वो है। हर चीज में हो रहा है। सो आई रियली फील कि जो 60 70 80 के दशक में जो क्लासिकल का हस्ताक्षेप रहा है एक कमर्शियल दुनिया में, वो चीज लौट के आ रही है धीरे धीरे। दो इंस्टीट्यूट हैं जो मेरे चलते हैं, एक तो बिरजू महाराज परंपरा ही है जिसमें मेरे दादा के नाम पे उनकी परंपरा भी चल रहा है, वो मेरे पेरेंट्स इस वक्त रन करते हैं। Okay. और मैं अपनी वाइफ के साथ, मेरा इंस्टीट्यूट है कथक नाट्यम जो हम रन करते हैं। कलेक्टिवली आप बोल सकते हैं कि वी आर ट्रेनिंग मे बी मोर देन 600 पीपल अब ये भी कलेक्टिवली। बता दीजिए, कोई अगर सिखाना चाहता तो जी। किस तरीके से वो तय कर सकते हैं, और कहाँ पर आपकी इंस्टीट्यूट? नहीं, हमारा इंस्टीट्यूट सेक्टर 21 नोएडा इंडोर स्टेडियम में इस वक्त स्थित है। ओके। और बहुत शिद्दत से वहां पे लोग आ रहे हैं सीखने के लिए। एंड मैं क्या करता हूं कि जस्ट टू बी अ लिटिल मोर ऑप्टिमिस्टिक टुवर्ड्स द अप्रोच, मैं ये देखता हूं कि वो 600 बच्चे हैं लमसम ऐसे लेके चलते हैं, मैं उन 600 बच्चों को नहीं देखता हूं, क्योंकि 600 बच्चे किसी की गाइडेंस से वहां पहुंचे हैं। किसकी गाइडेंस से? अपने पेरेंट्स की गाइडेंस से वहां पहुंचे हैं, हम तक पहुंचे हैं। तो मैं ये मान के चलता हूं कि ऑन एन एवरेज एक फैमिली 3 लोगों की है कहिए, और हमारे पास 600 बच्चे हैं, तो मैं ये कहूंगा कि 1800 लोग को तो मैं ही जानता हूं जो क्लासिकली इंक्लाइंड है, उनके घर में वो कल्चर का मायने रखते हैं, इसलिए उनके बच्चे आके मुझसे सीख रहे हैं, विच इज। और मुझ जैसे कितने टीचर्स हैं इस वक्त, आप अगर दिल्ली में ही देखिए तो लाखों की तादाद में पंजीकृत संस्थाएं हैं जो कथक सिखाती हैं। उन लाखों संस्थाओं में कितने बच्चे सीखते होंगे, आप ये सोचिए। दिल्ली में मैं कह रहा हूं, हमारा तो पूरे नॉर्थ इंडिया में कथक फैला हुआ है, दिल्ली में कितने लोग सीखते होंगे। इससे हमें ये समझ में आता है कि आज से शायद आज जो बच्चा कथक सीख रहा है, कल को चल के इसको दिमाग में रखते हुए वो बॉलीवुड का कोई डायरेक्टर बन जाए, कोई लिरिसिस्ट बन जाए, राइटर बन जाए, कमर्शियल दुनिया में चला जाए, इज व्हाट आई मीन। पर ये रूट्स वो नहीं भूलेंगे। जब वो रूट्स ये नहीं भूलेंगे, सडनली दोस थिंग्स विल स्टार्ट गेटिंग मेंशन्ड, डेलिबरेटली वो मेंशन होना शुरू हो जाएगा। आई थिंक दैट इज व्हाट इज हैपनिंग नाउ। इट इज अ स्टार्ट ऑफ दैट रेवोल्यूशन। हम उस फेज में हैं इस वक्त। शायद मेरे जीवन के बाद और निकले, मेरा जब जीवन बीत जाए उसके बाद, बिकॉज ये चीजें ना, एवोल्यूशन टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। अब थोड़ा सा हम ये भी देखें ना कि लोग स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्म, हाँ जी, मेडिटेशन, इन हाँ सब जी, की तरफ भी थोड़ा झुकाव अब ज्यादा बिल्कुल हो रहा है लोगों का। बिल्कुल। तो कथक भी इसमें मुझे लगता है कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करता है जी। ऐसा। तो इसके बारे में थोड़ा समझाएं कि किस तरीके से ये spirituality से हम जोड़ेंगे इसको। ये आपने इतनी डीप बात की है रेखा जी। इट इज सच अ डीप टॉपिक, बिकॉज इसको ना कोई ज्यादा छेड़ता नहीं है इस टॉपिक को। जहां पर भी स्पिरिचुअलिज्म, अध्यात्म आने लगता है ना, लोगों को लगता है कि मंदिर, तीर्थ स्थलों पे जाना, ज्योतिर्लिंगों पे चढ़ावा देना, जल चढ़ाना, ये सब करने से आध्यात्म के आप करीब हो जाते हो। मेरे हिसाब से एक जीवन में एक इंसान को आध्यात्म तक पहुंचने के इतने तरीके हैं, और इतने तरीकों में एक बार भी मंदिर नहीं मेंशन करूंगा मैं। गाना गा के भी, डांस करके भी लोग सब आध्यात्म करते ये हैं। कला कहां से निकली है? ये कला आखिर निकली कहां से? ये कला ईश्वरीय देन है। शिव का डमरू पहला साउंड है, वो नाद पहला शिव का डमरू है, साउंड। उनको नटराज बोला जाता है। नटराज क्यों बोला जाता है? शिव का एक रूप है नटराज, क्यों बोला जाता है? नट यानी नृत्य, राज यानी उसके राजा, नृत्य के राजा, नटराज, इसलिए उनका नाम नटराज है। उन्होंने नृत्य को फॉर्म किया है। सेलेस्टियल्स आर डूइंग द वर्क, हमारी कोई हैसियत नहीं है। द सेलेस्टियल्स हैव डन द वर्क। ये रिसर्च है, रीसर्च। वी आर रिसर्चिंग वॉट एवर हैज ऑलरेडी बीन डन। जो चीज हो चुकी है हम उसी को खोद रहे हैं फिर से। जो चीज नटराज है, और हमारे कृष्ण का जो एक सिस्टम है, उनका एक दूसरा नाम आपने सुना होगा, नटवर बोला जाता है। नटवर, हाँ, नटवर हाँ, बड़ा हाँ, कॉमन नाम है। इसका बड़ा कॉमन एक रिलेशन है। नट अगेन नृत्य, वर जिसने उसका वर्ण किया, इम्बाइब्ड एंड प्रोपगेटेड। सो कहते हैं कि भगवान शिव पहले और ओनली सोर्स हैं हर किस्म की कला के।
पर उनके सिर्फ एक शागिर्द हुए, सिंगल स्टूडेंट, भगवान कृष्ण। कहते थे कि उनके डमरू नाद पे वो कृष्ण को सिखाने आते थे समय दर समय, जब वो छोटे थे, कृष्ण छोटे थे, तब वो सिखाने आते थे उनको। उन्होंने और किसी को नहीं सिखाई है ये कला, इसलिए वो नटराज और कृष्ण जिन्होंने सीखा, इम्बाइब किया और लोगों लोगों तक, जन जन तक पहुंचाया, इसलिए वो नटवर, वरण करने वाले। तो जो जब ऐसी विभूतियां, ऐसे सेलेस्टियल्स की हम बात करते हैं, इन्होंने ये बनाया है, उनके थ्रू ये नॉलेज पास ऑन हुई है। पास ऑन होकर कितनी चीजें कट गई, इतनी चीजें हमें नहीं पता, वही रिसर्च प्रोसेस में है कि रिसर्च करेंगे। उसी तरीके से मुझे ऐसा फील होता है कि हम जब किसी भी गूढ़ चीज को हम पकड़ते हैं, हम कथक जैसी डीप बात को वो करते हैं, तो आध्यात्म अपने आप उसका डायरेक्शन आता है। जब मैं भगवान शिव से ली हुई चीज कर रहा हूं, तो मैं एक आराध्य के तौर पे ही तो कर रहा हूं, मैं आराधना कर रहा हूं उनकी। अगर मैं खड़ा हूं, मेरे पैर बज रहे हैं, तो ये एक तरह की आराधना है, उनकी स्तुति है जो मैं कर रहा हूं, कृष्ण की स्तुति है जो मैं कर रहा हूं। हमारे लिए रियाज जिसको बोला जाता है, प्रैक्टिस, समथिंग दैट हैपेंस डेली, वो घुंघरू बांधकर एक अंधेरे कमरे में जब आप लौ लगाते हैं, सिर्फ योग विद्या से हम मानिए कि एक जगह बैठ गए, आंखें बंद कर ली और आप योग विद्या से आप आध्यात्म तक पहुंच रहे हैं। लोगों को वो ज्यादा, जैसे एज सुन एज आई से समबडी इज डूइंग पेनेंस, आप तुरंत एक इमेज बनाएंगे अपने दिमाग में, एक साधु दाढ़ी बनी हुई और वो हिमालय के उस पे वो ध्यान लगाए हुए हैं और तप कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम उसी तरीके से हमने चीजों को परसीव किया है आज तक। रावण कौन है? 10 सर वाला, वो 10 सर लेके थोड़ी ना घूमते थे, बट हमने उनको परसीव वैसे किया। ये परसेप्शंस हैं। तो जब आप परसेप्शंस की बात करोगे, तो हम जैसों के लिए हमारी कला से बड़ी कोई पूजा और धर्म है नहीं। कला की सेवा, इस कथक की सेवा करना, मैं हमेशा बोलता हूं कि ये धर्म है मेरा। क्यों धर्म है मेरा? क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हमें उनसे मिलना है, हमें ईश्वर से मिलना है। एंड ऑल ऑफ अस जो भी इस धरती पे यहां मौजूद हैं, चाहे आप उसको एक्नॉलेज करें, चाहे आप उसको एक्नॉलेज ना करें, बट इस परम सत्य को कोई झुटला नहीं सकता। वन डे यू विल मीट द मेकर। तो दैट जर्नी फॉर मी, आप कह सकते हो कि पूजा के बराबर है, ध्यान के बराबर है, योग के बराबर है। क्योंकि मेरा घुंघरू की जो आवाज है, जब मैं रियाज करता हूं, तो वो लौ मुझे फील होता है कि मेरे हृदय से सीधा ईश्वर के हृदय पे कनेक्शन लेती है। तो मैं और किसी प्रकार का अध्यात्म फॉलो ही नहीं करता। मेरे लिए धर्म ये नहीं है ना, क्योंकि आज के डेट में कई सारे लोग अगर ध्यान भी लगाए, नहीं लगता ध्यान, नहीं 10 तरफ चीजें जाती है। तो ध्यान लगाने के या आध्यात्म का, स्पिरिचुअलिटी का अलग तरीका जो आपने बताया है, वो भी है क्लासिकल फॉर्म ऑफ आर्ट। एग्जैक्टली। अब क्लासिकल फॉर्म की हम बात कर रहे हैं, आपका मैं रिसर्च कर रही थी, कथक नाट्यम करके मैंने एक सुना है, भरतनाट्यम मैंने सुना है, कथक मैंने सुना है, लेकिन कथक नाट्यम मैंने नहीं सुना है। थोड़ा बताएं क्या है कथक नाट्यम? जी बिल्कुल। 2019 में मेरा विवाह हुआ और मेरी पत्नी जो है वो शी इज अ ब्यूटीफुल भरतनाट्यम डांसर। शी हैज ओवर 15 कोविड में 2019 जस्ट बिफोर कोविड इन February 2019। ओके, ठीक है। हम लोग को मिड ऑफ 2019 से सुनने में आने लगा था कि कुछ हो रहा है। उसकी भी बहुत अच्छी जर्नी है, मैं आपसे साझा करता हूँ वो। तो शी इज अ भरतनाट्यम डांसर, शी हैज 15 years अंडर हर बेल्ट, अंडर हर गुरु। एंड जब मेरा उनसे विवाह हुआ, तो एक क्या कह सकते हैं, एक एग्जिस्टेंस को पाना बहुत जरूरी था। बिरजू महाराज परंपरा उस वक्त ऑलरेडी बहुत समय से चली आ रही थी, एक कथक इंस्टीट्यूट इसीलिए क्योंकि उनके नाम वो सिनोनिम है बिरजू महाराज जी कथक के। तो उसके अलावा उनका कोई और पर्याय की यहाँ पे वायलिन भी सिखाया जाता है, यहाँ पे फलाना भी सिखाया जाता है, ये भी सिखाया जाता है, उसकी जगह नहीं थी। ऐसा हम लोग को महसूस हुआ उस दौरान। तो हमने बोला कि भाई ये तो बड़ी ऐसी बात है, क्योंकि आप ऐसे तो आपको मेरे घर में कला की हत्या हो जाएगी। कि मैंने बोला कि अब आप भैया ये कथक इंस्टीट्यूट है, यही है जो है। तो उसके चलते ये चीज कथक और भरतनाट्यम से
मिला के मैंने एक टर्म कॉइन कर दिया जिसको बोलते हैं कथक नाट्यम। बहुत सारे लोगों को ऐसा महसूस होता है कि कथक नाट्यम किसी प्रकार का फ्यूजन है, और मैं फ्यूजन के विरुद्ध हूँ। मैं जो क्योंकि इंसान आजकल लोग यही कर रहे हैं, आजकल लोग वही कर रहे बना दे हैं, रहे हैं। बिल्कुल। बट ये इतना विरुद्ध है हाँ। चीजों के, क्योंकि वो जानते नहीं है कथक नाट्यम के बारे में। कभी कभी लोग अपनी विशेष टिप्पणियां भी तुरंत पेश कर देते हैं। अच्छा, आप घरानेदार हो के ये काम कर रहे हैं, जानिए तो सही कथक नाट्यम क्या है, वो जानना जरूरी है। उंगली उठाने से पहले बहुत ध्यान रखना चाहिए कि 3 उंगली आप ही की तरफ है, 3 उंगली आप पे उठी हुई है, जब आप 1 उंगली किसी पे उठाते हैं तो जानना बहुत जरूरी है। हाफ नॉलेज इज डेंजरस। हम बहुत शुरुआत से इस चीज को देते, तो इस तरह के चैलेंजेस मैंने और मेरी वाइफ ने भी बहुत फेस किए हैं। बट हम कोशिश करते हैं कि जितना प्रोपोगेट इस चीज को कर सकें, इसलिए आई टेक एवरी अपॉर्चुनिटी, सच अपॉर्चुनिटीज टू डिफाइन व्हाट इज कथक नाट्यम। कथक और भरतनाट्यम दो विपरीत कलाएं हैं, शास्त्रीय लेकिन विपरीत, एक नॉर्थ एक साउथ, अलग मान्यताएं, हर चीज अलग है सिवाय माइथोलॉजिकल स्टोरीज के। उनके पास भी कृष्ण और हमारे पास भी कृष्ण, उनके पास भी शिव और हमारे पास, वो एक कॉमनैलिटी है। तो हमारा काम था कि कथक और भरतनाट्यम को साथ में इस तरीके से प्रस्तुत किया जाए कि ना कथक की गरिमा को ठेस पहुंचे, ना भरतनाट्यम की गरिमा को ठेस पहुंचे। और ये काम इजियर सेड देन डन है। बोलना बहुत आसान है, करना इतना मुश्किल। 5 मिनट मात्र। हम वो लोग हैं जो एक एक बार में 2 घंटा, पौने 2 घंटा, 3-3 घंटे के भी बैले हम लोग एक गो में नाचते हैं, कोरियोग्राफ करके कॉन्टिन्यूस नाचते हैं। 5 मिनट का पीस बनाने के लिए आप समझिए कि नख से लेके शिख तक जो शक्ति, क्रिएटिव शक्ति होती है, मेरी पत्नी की और मेरी लग गई। सिर्फ ये करते करते कि मैं हाथ ऐसे नहीं कर सकती, ये मेरे विरुद्ध है, मैं हाथ ऐसे नहीं फेंक सकता, ये मेरे विरुद्ध है। वो कॉमन ग्राउंड्स ढूंढने में। तो मिले वो कॉमन ग्राउंड्स आपको? बिल्कुल मिले। तो अभी कितने मिनट का आपने तैयार कर लिया है कथक नाट्यम? जी, अभी कथक नाट्यम इतना सक्षम है कि आपको आराम से 1 घंटे की इवनिंग 1 घंटे की मिल जाएगी, दे सकता है, आपको बहुत आराम से दे सकता है। इतना हो गया। लेकिन वही है, क्राफ्ट एक दिन में नहीं क्रिएट होती, स्किल एक दिन में नहीं बनता। ये स्किल को क्रिएट करने में कोविड ने बड़ा सपोर्ट किया, आप ऐसा कह सकते हो। अच्छा, उस वक्त लोगों के पास काफी टाइम था, काम ही नहीं था, काम नहीं था। तो वो जो बंद कमरे, सबके घर बंद हुए, उसने हमें बहुत समय दिया सोचने के लिए। कथक नाट्यम तो आप समझिए जैसे पंछी के पर लगते ही पर काट दिए गए। क्यों? 2019 में विवाह हुआ, 2019 के अंत तक आते आते कथक नाट्यम का जन्म हुआ, 9 दिसंबर को उसका इनकॉर्पोरेशन हुआ, पंजीकृत की गई सोसाइटी, और हमारी 2020 के शुरुआत से कोविड लग गया, शुरू होते ही बंद। ये फिर आपको उसको और ग्रो करने का टाइम मिला? बिल्कुल, वो कथक नाट्यम को भी ग्रो करने का टाइम मिला, और हमें इसका भी टाइम मिला कि इस कला को स्क्रीन पर एक वेबकैम लगा के कैसे सिखाया जाए। ये कुछ देन है, आप डिनाई नहीं कर सकते। तो अभी इंटरेस्ट लेते हैं लोग कथक नाट्यम में? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। क्योंकि जब वो मेरे पास यहाँ पहुंचते हैं, तब मैं उनको बताता हूँ, देखिए कथक कथक है और भरतनाट्यम भरतनाट्यम है। इट इज एन इंस्टीट्यूट विच इज इम्पार्टिंग कथक एंड भरतनाट्यम, ये दो अलग कलाओं को। कथक से ज्यादा आपके स्टूडेंट्स कथक नाट्यम में हैं, या सिर्फ मतलब कथक में या फिर भरतनाट्यम में आपको मिल रहे हैं स्टूडेंट? नहीं, कथक और भरतनाट्यम दोनों में ही आप समझिए सामंजस्य बैठा हुआ है बड़ा अच्छा। और उस सामंजस्य के हिसाब से हमारे लिए एडमिशन सबके लिए हम ओपन रखते हैं। हम उनसे भी पूछते हैं कि आपको क्या सीखना है। कई बार ऐसे पेरेंट्स आते हैं जिनको 0 नॉलेज होता है, बस ये कि कुछ क्लासिकल सिखाना है, कुछ क्लासिकल सिखा दीजिए, तो उसके हिसाब से हम गाइड करते हैं। फिर टफ कौन सा है ज्यादा? फिर अरे बाप रे, ये तो मिल जाए तो वो तो और ज्यादा टफ होगा। ये तो आपने बहुत कंट्रोवर्शियल सवाल पूछ लिया मुझसे। नहीं, लेकिन ऑल द डांस फॉर्म्स, नॉट ओनली कथक एंड भरतनाट्यम, सारे डांस फॉर्म्स के अपने अपने चैलेंजेस हैं। और कथक नाट्यम के? उसके तो अपरंपार चैलेंजेस हैं। क्योंकि जब इंसान कथक, मैं बचपन से एक कथक डांसर, सिर्फ कथक ही देखा, कथक ही खाया है, कथक ही पिया है। उसके लिए भरतनाट्यम के रूल्स रेगुलेशंस को समझना, उनके शब्दों को समझना, उनके
मैनरिज्म्स को समझना, अभिनय को समझना। जैसे भरतनाट्यम में अभिनय लाउड होता है, कथक में अभिनय बहुत सटल होता है, इट्स क्लोजर टू थिएट्रिकल एक्टिंग। इसलिए क्या कहते हैं कि अगर कोई बहुत अच्छा कथक डांसर है वो अपने आप अभिनय बहुत अच्छा करेगा, ही और शी कैन बिकम एन एक्टर और एन एक्ट्रेस, बिकॉज उनको सटल भाव करना आ गया है। भरतनाट्यम इज लाउड, उसकी बॉडी लैंग्वेज ही लाउड, इट्स वेरी रॉयल। तो आप ये कर सकते हो कि कथक में द बिगेस्ट चैलेंज कम्स ग्रेस प्लस स्पीड। आई हैव टू शोकेस द स्पीड, मुझे गति दिखानी है लेकिन ग्रेस के साथ। वो इतना बड़ा चैलेंज है, या तो गति आ जाती है नहीं तो ग्रेस आ जाता है। जिनमें ग्रेस है उनमें गति नहीं है, जिनमें गति उनमें ग्रेस नहीं है, वाइस वर्सा। उसका सामंजस्य बैठाना कि मैं गति में भी नाचता हूं लेकिन मेरे अंदर ग्रेस भी है, वो बात। और भरतनाट्यम में जो उनकी हाफ सिटिंग पोजीशन ही होती है, मुझे तो लगता है कि वही सबसे बड़ा चैलेंज है। मैं तो 5 मिनट भी नहीं बैठ सकता, जिस अरमंडी में जैसे वो लोग बैठते हैं, या मुरमंडी जो और सिटिंग पोजीशन है। इट इज सो डिफिकल्ट। आई फील कि जिनको घुटने की दिक्कत है वो तो भरतनाट्यम उनको सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो उसको नहीं कर पाएंगे। कथक क्या है कि आप स्ट्रेट खड़े हो, लेकिन कथक के अपने चैलेंजेस। तो मैं आई कैन नॉट पुट माई फुट डाउन कि कथक ज्यादा मुश्किल है भरतनाट्यम से, कि भरतनाट्यम ज्यादा मुश्किल है। अभी किसी भरतनाट्यम वाले को बुला ले तो वो बोलेगा कि वो ज्यादा तो नहीं, मैं नहीं देखिए, मैं आई एम टॉकिंग एकदम सज्जी सीखी सीधी बात बोल रहा हूँ मैं आपको। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कथक टफ है, मैं कह रहा हूँ दोनों डांस फॉर्म की अपने चैलेंजेस हैं। एंड आई थिंक वो भरतनाट्यम से आप कुचिपुड़ी में चले जाओगे, कुचिपुड़ी से आप ओडिसी में चले जाओगे, वहां से मणिपुरी में चले जाओगे, जितने भी शास्त्रीय नृत्य हैं हमारे, नन ऑफ देम आर इजी। एग्जैक्टली। पंडित जी ने कहा था कि बहुमुखी होना चाहिए, और जहां तक मुझे लगता है आप भी बहुमुखी हैं। कथक वाला टैलेंट हम आपका जानते हैं, लेकिन उसके अलावा मैंने सुना कि म्यूजिक कंपोजिशन में भी आपका शौक है जी। क्या कुछ अभी तक किया है म्यूजिक कंपोजिशन या कर रहे हैं आगे कोई फ्यूचर प्लान? देखिए, बहुमुखी शब्द से अच्छा कोई शब्द है नहीं। मेरे दादा खुद भी ये शब्द बहुत इस्तेमाल करते थे कि एक कलाकार को बहुमुखी होना चाहिए। अब हमने उनसे समझा कि बहुमुखी क्या कहना चाहते हैं, बहुमुखी क्या होता है। मतलब हर कला में एक छोटा मोटा हस्तक्षेप आपको होना चाहिए। उसको मैंने जो इंटरप्रेट किया अपने लिए, वो ऐसे इंटरप्रेट किया कि कथक से निकलने वाले सारे एवेन्यूज मतलब कथक तो मेन बिल्डिंग है, समझिए सीपी के बीच में बिल्डिंग है। अब सीपी में कितने एवेन्यूज हैं पहुंचने के लिए उस तक, कितने रास्ते बाहर निकलते हैं और कितने रास्ते अंदर आते हैं। नाच उनमें से एक है, मेजर है, सबसे मेजर स्ट्रीट, बट माइनर स्ट्रीट्स भी बहुत सारी हैं। हमने बचपन से, मेरे अपने गुरु को, अपने पिताजी को और अपने दादाजी को बचपन से देखा है, होश संभालते हुए देखा है, हारमोनियम लेके म्यूजिक बनाते हैं। पंडित जी खुद भी वो खुद भी म्यूजिक बनाते हैं, मेरे पिताजी भी और मेरे दादाजी भी। खुद से बैठ के म्यूजिक बनाया, नोटेशन किया, नोटेशन पेपर में नोटेशन लिख लिया। मेरे पिताजी ने देख देख के अपने पिताजी से सीख लिया वो कला। अब हम भी देखते हैं, पापा हारमोनियम पे लेके बैठे हुए हैं और नोटेशन करते जा रहे हैं, इधर लिख रहे हैं, इधर नोटेशन करते जा रहे हैं। शिल्प कला में भी मेरे दादाजी बहुत अच्छे थे, उनको बड़ा शौक था, तो वो पेंटिंग रख के कर रहे हैं, स्कल्पटिंग कर रहे हैं। तो मेरी जो बुआ हैं वो शी इज अ स्कल्प्टर, अनीता कुलकर्णी जी इज अ वेरी गुड स्कल्प्टर। तो उन्होंने महाराज जी को जो प्रॉप्स ला के दे देती थी। अब वो उनका कुछ प्रोजेक्ट चलता था और हम लोग छोटे छोटे थे सब, तो भिंडी, बैंगन, ये वो टमाटर, बड़ी सारी सब्जियां, और लाके वो हमें ये दे देती थी कलर्स, एक्रिलिक कलर्स, या आई डोंट नो व्हाट कलर्स होते थे वो। अब उसमें उंगली लगा लगा के हम पुताई कर रहे हैं बैठ के, उनका कोई प्रोजेक्ट था, ठीक है। बट ऐसी चीजों को करते करते आपको पता भी नहीं चलता कि कब आपको रंगों का ज्ञान हो गया। उनके साथ रंग के और उन पापा के साथ बैठ के रागों का ज्ञान हो गया। महाराज जी को देखते देखते रागों का ज्ञान हो गया। मुझे शौक तो हर चीज का है, मैं बड़ा शौकिया इंसान हूँ। मुझे मेरे 5 मिनट पैशन अगर आप बोलोगे तो देयर आर वेरी लेस थिंग्स, बहुत कम जीवन में चीजें हैं जिनको मैंने ऐसे छुआ ना हो। सब मैंने हर चीज छुई हुई है, मेरे को हर चीज का, वो टेक्नोलॉजी का मुझे शौक है, एविएशन का मुझे शौक है, मुझे रेलवेज का शौक है, जहां पे भी बहुत गहरी इंजीनियरिंग लगती है। वही वो 3 इडियट्स में था ना, वो फ्रिज खोल दिया, फ्रिज गिर गया, वो वही वाला घर में ऐसे ही चलता रहता है। जी जी, मैंने बचपन में बड़े कांड किए हैं। मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने अब नहीं करते हैं आप? नहीं, अब मैं बहुत कैलकुलेटेड कांड करता हूँ। बट आप ये कह सकते हो कि कथक से निकलने वाले बहुत सारे एवेन्यूज में म्यूजिक
has become a sort of secondary identity for me। मैं एक कलाकार हूं, मैं एक नर्तक हूं, अपने कला पे अपने उस पे मैं काम करता हूं, लेकिन हाथ ही हाथ पे पैरेलल पे अगर आप बोलो तो मुझे म्यूजिक का भी उतना ही शौक है। कैसे वो एवेन्यू है कथक का। एक कथक प्रेजेंटेशन विदाउट साउंड तो हो नहीं सकती। तबला बजेगा, सरोद बजेगा, हारमोनियम होगा, वोकल गाएगा, तभी मुकम्मल होगा। हम साजिंदों के बिना कुछ नहीं है, साजिंदा हमारे बिना कुछ नहीं। एक ये हारमनी है हम लोग के बीच में। तो इस हारमनी को आज की टेक्नोलॉजी से, क्योंकि मैं टेक्नोलॉजी सर्वेंट भी हूं, तो मुझे टेक्नोलॉजी से इसको जोड़ना, मतलब अब लॉजिक थोड़ा टेक्निकल जा रहा हूं मैं यहाँ पर, बट पीपल हु आर मेकिंग म्यूजिक उनको बहुत अच्छे, मैं मैक पे काम करता हूँ, तो मैक पे एक लॉजिक सॉफ्टवेयर होता है। लॉजिक पे हम म्यूजिक क्रिएट करते हैं। इट हैज टन्स ऑफ वर्चुअल इंस्ट्रूमेंट्स, जिसको आप एक आपने बटन दबाया संतूर बजने लगा, एक आपने बटन दबाया सारंगी बजने लगी, एक बटन दबाया सब चेंज फटाफट। तो उसको हम लोग प्रोग्रामिंग बोलते हैं, सीक्वेंसिंग प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग आप सोच सकते कि बॉलीवुड से लेके हमारी इंडस्ट्री तक, कथक इंडस्ट्री तक, प्रोग्रामिंग इज एवरीथिंग। गायक अच्छा है भाई, बहुत बड़े बड़े गायक गा रहे हैं गानों को, लिरिक्स मतलब दे रहे हैं, इसलिए लोग उससे कनेक्ट कर रहे हैं। व्हाट पीपल आर नॉट रियलाइजिंग इज द बैकग्राउंड म्यूजिक दैट्स हैपनिंग बिहाइंड इट। ठीक है, जो बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है उसके पीछे, वो बैकग्राउंड म्यूजिक अरेंजर बनाता है। एंड आई लाइक दैट बिहाइंड द सीन्स। उसका नाम नहीं आएगा, उसको ख्याति नहीं मिलेगी, ख्याति म्यूजिक डायरेक्टर को मिलेगी। उसका नाम कहीं छोटा सा म्यूजिक अरेंज बाय फलाना होगा, कहीं छोटा मोटा नाम, बट उसकी जो कला है, वो गाना सुंदर सुनाई दे रहा है उस अरेंजर की वजह से। आपने धुन बना दिया, आपने सिंगर को बता दिया कैसे गाना है, यस आपका ब्रेन है, लेकिन जो अरेंजर उसको साकार कर रहा है, रियलिटी में लेकर आ रहा है आपके एक इमेजिनेटिव थॉट को। फलानी धुन आपके दिमाग में आई, आपने फलानी धुन को असल में जो आप कान में लगा के आप गाने सुनते हो, म्यूजिक, वेयर इज दैट कमिंग फ्रॉम, दैट रियलिटी। तो मेरा काम है अपने पिताजी का जो पन्ने हैं उनके नोटेशन के, उसको साकार करना। उसको साकार करने में मुझे इतनी खुशी मिलती है कि मैं आपको क्या बताऊं। जितनी मुझे नाच से खुशी मिलती है, उतनी खुशी मुझे उसको भी साकार करने में मिलती है। तो पेंटिंग कर ली थोड़ी सी, म्यूजिक में तो मैं पूरी तरीके से, मैंने अपने घर पे स्टूडियो बना लिया, पूरा स्टूडियो क्रिएट कर लिया अपने घर पे। अभी इनफैक्ट एज वी स्पीक वहां पे तो कंपोजिशन ही करते हैं या सिंगिंग भी करते हैं? देखिए, मैं शौकिया सिंगर हूँ। मुझे ऐसा लगता है आज की टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी हो गई, कोई भी गा सकता है। ऑटो ट्यून, एवरीबडी इज वेरी वेल वर्स्ड विद ऑटो ट्यून। ठीक है, तो बात ऐसी हो जाती है कि जहां पर मेरी वैसे सिंगिंग की जरूरत नहीं, इतने अच्छे अच्छे कलाकार हैं हमारे फील्ड में, मुझे गाने की क्या जरूरत है। तो मैं उनको बुला लेता हूँ, आइए ऐसा ऐसा है, मैं समझा, इतना गा लेता हूँ कि मैं उनको समझा लूँ कि मुझे ये चाहिए। तो आई डू द नोटेशंस माई सेल्फ, जो मैं अपने प्रोजेक्ट्स करता हूँ, थॉट, कॉन्सेप्ट, कोरियोग्राफी, राइटिंग द लिरिक्स अबाउट इट, मेकिंग द म्यूजिक अबाउट इट, उसको साकार भी कर देना। मतलब मैंने अपना लाइफ का गोल बना लिया है वन मैन आर्मी बनने का, बिकॉज आई फील डिपेंडेंसी इन दिस फील्ड इट्स अ वेरी बैड ट्रेट टू हैव डिपेंडेंसी। जब तक वो नहीं होगा, जब तक वो नहीं होगा, तब तक मैं ये नहीं कर सकता। मैंने उस चीज को टर्मिनेट कर दिया। रागों के बारे में ज्ञान मुझे होता गया जैसे जैसे मैं काम करता गया। 2014 से लेके आज तक में मैंने 100 से ऊपर म्यूजिक ट्रैक्स बना दिए हैं कथक के लिए। तो इन चीजों को बनाते बनाते एक्सपीरियंसेस, पहले तो पिताजी के ही काम थे सिर्फ, बट धीरे धीरे लोगों ने रिकॉग्नाइज करना शुरू किया कि भाई दिस पर्सन इज मेकिंग म्यूजिक। तो मुझे पर्सनल प्रोजेक्ट्स भी आने शुरू हो गए कि भाई ऐसा म्यूजिक चाहिए, ऐसा बना दीजिए, ये कर दीजिए वो। एंड आई मेक श्योर दैट ऑल माई वर्क इज वेरी ओरिजिनल, क्योंकि आजकल कॉपीराइट के पीछे तो चलते इतना बेचारे लोग पिस जाते हैं। कॉपीराइट बड़ा अच्छा लगा था लेकिन हम ये नहीं लगा सकते क्योंकि कॉपीराइट। तो मैं उस चीज से भी निजात पा रहा हूं। मैं उस चीज से भी, भाई मुझे गवाना होगा, मैं खुद से अपना लिखूंगा, वही गवाऊंगा, उसके पीछे की धुन भी मैं ही बना लूंगा, उसके पीछे का म्यूजिक भी मैं ही बना दूंगा, मैं ही मिक्स कर दूंगा, मैं ही बाहर निकाल दूंगा ट्रैक को। उस ट्रैक पे अपने स्टूडेंट को मैं ही नचा के मैं ही कोरियोग्राफी कर दूंगा और मैं ही उसको साकार कर दूंगा, स्टेज कर दूंगा। कॉपीराइटेड खत्म। महाराज, हाँ बस वो मेरा पर्सनल कॉपीराइट है जिसके लिए मैं किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं हूँ।
और टेक्नोलॉजी फ्रीक बोला आपने। अरे बिल्कुल। डांस फॉर्म है, कथक है, या फिर आपका अपना म्यूजिक कॉम्पोजिशन है, हाँ जी। तो किस तरीके से सोशल मीडिया पे भी क्या आप इस चीज को प्रमोट कर रहे हैं, बिल्कुल। कैसे हेल्प करता है, और यंग जनरेशन को किस तरीके से आप अगर उन्हें कोई मैसेज देना चाहे, कोई जुड़ना जी चाहता जी है कथक से या फिर जी किसी भी क्लासिकल डांस फॉर्म से, तो बिल्कुल। किस तरीके से वो जुड़ सकता है? देखिए प्रोसेस बहुत सिंपल है, यू जस्ट हैव टू वॉक इन। हम्म। आप सेक्टर 21 नोएडा इंडोर स्टेडियम आइए, कथक नाट्यम का ऑफिस है, वहाँ पे मेरा पूरी फैकल्टी, मेरा पूरा स्टाफ होता है। आप अंदर आएंगे, दे विल गाइड यू थ्रू द एंटायर प्रोसेस। इट्स अ वेरी वेरी इजी प्रोसेस। 2 मिनट में एडमिशन हो जाता है। बस उसको 2 मिनट के बाद जो 20 साल की जर्नी है वो ज्यादा बट मुश्किल वो होती है। काफी, हाँ, वो डिसिप्लिन्ड होता है ना हाँ काफी। ये फॉर्म ऐसा है बिल्कुल। डिसिप्लिन वाला, तो इसमें क्या जो सीख रहा है किस तरीके के डिसिप्लिन यहाँ पर आप करवाते हैं, मतलब प्रोसेस, उस प्रक्रिया को थोड़ा समझाएंगे कि अगर आप बिल्कुल डांस फॉर्म कर रहे हैं, जी। कई चीजों का परहेज होता है। 100%। हाँ, तो वो देखिए कौन से परहेज होते हैं? ट्रेडिशनली इफ यू से सबसे पहले हो जाता है कि आप किस भंगिमा में आए हैं। हमारे पास कई बार बच्चे ऐसे आ जाते हैं एकदम वो फुटकर सा स्कर्ट पहनकर, ऐसे पहनकर हमें डांस क्लास सीखना है। हाँ हाँ। उस समय हम किसी को भी जज नहीं करते कि भाई तुम्हें क्लासिकल सीखने आए हो, तुम्हें इतना तो दिमाग होना चाहिए था कि हाउ टू ड्रेस। हम उस समय नहीं करते, क्योंकि ये वो ट्रेड्स हैं। हम सिर्फ अपने इंस्टीट्यूट में सिर्फ डांस नहीं सिखाते, हम बच्चों को नर्चर करते हैं, उनको हम अपने कल्चर की तरफ इंक्लाइन करते हैं। उनको ये बताते हैं कि जो आप फॉलो कर रहे हो उससे जो आपके पास ऑलरेडी है, घर की मुर्गी जो है उसको दाल बराबर मत होने दो, बिकॉज वॉट यू हैव इज फार मोर सुपीरियर। बट आप उसको साइड में हटा के आप दूसरे चीजों को एम्ब्रेस कर रहे हो। दैट्स नॉट समथिंग दैट वी गिव ऑन द फर्स्ट गो एट कथक नाट्यम। हम ये नहीं करते कि भैया ए नहीं, आई डेंट लाइक द वे शी इज टॉकिंग, मतलब कैसे बात कर रहे बच्चे आजकल। नहीं, हम वो नहीं करते, क्योंकि उसको ठीक करना हमारा काम है। हम ये मानते हैं कि कथक या भरतनाट्यम या क्लासिकल की आड़ में हम इंसान की रूह को बदल देते हैं। उसको अगर कड़क है तो वो एकदम नरम मुलायम हो जाएगा। क्या? सिर्फ डिसिप्लिन। ऐसे बच्चे जो इस तरह के कपड़े पहनकर घुस आए थे कथक नाट्यम में, कितनी बार होता है हमारे साथ, वही बच्चा 1 महीना 2 महीना के बाद सफेद सलवार सूट, बिंदी लगा के, चोटी बना के, हाँ, ये ड्रेस कोड हम समझिए कि हमने इस ड्रेस कोड को एनफोर्स किया हुआ है। अच्छा, हमने एनफोर्स किया हुआ है कि आप सफेद सलवार सूट पहन के, या अगर आप भरतनाट्यम सीखने आ रहे हैं तो उनकी एक प्रैक्टिस सारी होती है विच डिफाइंस देयर डेकोरम, जो एक डिसिप्लिन है भरतनाट्यम का। तो हमने उस चीज को एकदम बांध के रखा है। रूल्स रेगुलेशंस इसके अलावा अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड अगर कोई कथक सीख रहा है तो नॉट इनिशियली, नॉट इनिशियली। हम ना सबको वो जहान नहीं दिखाते। नॉट एवरीबडी इज कट आउट फॉर इट। आप घबरा जाओ, घबरा के भाग जाओ। मे बी वी लूज समबडी जिसके अंदर बहुत पोटेंशियल था, बट हमने उसको घबरा के भगा दिया। घबरा गया, रूल्स एंड रेगुलेशन सुन के चकाचौंध हो गया, निकल गया। तो हम वो इनिशियली नहीं करते। हम देखते हैं कि बच्चा नर्चर कैसे हो रहा है, स्लोली एंड स्टेडली उसके अंदर आते हुए बदलाव, उसके बातचीत करने का तरीका। हम तो कहते हैं कलाकार को मैं पीछे से पहचान लेता हूं, पीछे से उसके चलने के तरीके से बता दूंगा, कपड़े भी नहीं, सिर्फ चलने के तरीके से ये लग रहा है कलाकार है। एयरपोर्ट पे हम ऐसे कलाकारों को पहचान जाते हैं पीछे से, जस्ट द वे दे आर मूविंग, जस्ट द वे उन्होंने अपने इंस्ट्रूमेंट को पकड़ा हुआ है, किसको पकड़ा, कुछ बिना देखे भी, लगेज भी लेके जा रहे हैं तो भी मैं बता सकता हूँ कि ये पर्सन जो है माइट बी एन आर्टिस्ट। तो ये जो चेंजेस हैं मैंने अपनी आंखों से बच्चों को बदलते हुए देखा है। छोटे बच्चे हाइपर एनर्जी, बहुत ऐसा वैसा, उनको सटल होते हुए देखा है। बिकॉज हम वी आर सिटिंग इन अ सर्टन वे, वी आर टॉकिंग इन अ सर्टन मैनर। तो उस चीज की मैनरिज्म्स को वो अपने गुरुओं को देखते हैं, अपने टीचर्स को देखते हैं, और धीरे धीरे इन्फ्लुएंस होते हैं उससे। और इन्फ्लुएंस होके हार्ड एंड फास्ट नहीं, अपने आप, अपने मन, एक तरीके का मेडिटेशन ही हो गया बिकॉज हाँ। आध्यात्म से तो वो जुड़ते ही हैं। हाँ। उनको ना एक सटलिटी, बिकॉज देखिए शास्त्रीय का मतलब होता है, शास्त्रीय नृत्य सीखने आ रहे हो, यू आर कमिंग टू लर्न अ क्लासिकल डांस। आ जाती है आपकी पूरी पर्सनालिटी में वो क्लासिकल पना झलकने लगता है, शास्त्रीयता आपके अंदर झलकने लगती है। तो वो जब झलकने लगती है तब हम बच्चे को पकड़ लेते हैं, तब हम फोड़ते हैं, तब एकदम अब देखो बेटा ऐसा है, ये है, ये नहीं करना है, ये कभी तुम ये करते हुए देख मत जाना मुझे। होता है? नहीं,
खाने पीने का कोई परहेज मेरे नहीं दिमाग होता। में से क्वेश्चन आया नहीं कि खान देखिए, क्लासिकल इफ यू फॉर्म आस्क में। मी पर्सनली, हाँ। आई एम अ प्योर वेजिटेरियन। ठीक है, आई बीन फॉर द मोस्ट ऑफ माई लाइफ। हम्म। और मेरे घर पे भी सब वेजिटेरियंस हैं, मेरे पूरे घर का माहौल ही बड़ा वेजिटेरियन वाला है। ठीक है, बट आई डोंट बिलीव और से कि भाई तुम्हारे खान पान, ऑफ कोर्स ये भी कहावत बड़ी हमने बहुत बार सुनी है, इंग्लिश की कहावत है, यू आर वॉट यू ईट। Right. आप वही हो, आप तामसिक हो, तामसिक खाना खाते हो तो आप मन से भी तामसिक ही रहोगे। तो इसीलिए मेरे दिमाग में सवाल है, मैंने हाँ, आपसे आप पूछ रहोगे। लिया कि आप। एंड फॉर हाँ। रीचिंग, फॉर फॉर कथक को बहुत गूढ़ तरीके से समझोगे ना, जब आप डेप्थ्स में जाओगे तब आपका मन अपने आप उससे हटने लगेगा। नॉट कि हम पढ़ा रहे पढ़ा हैं, रहे हैं। छोड़ना है तुम्हें, छोड़ना नहीं, वो अंदर से फिर वो नथिंग इज feeling एनफोर्स्ड, आती आप है। अपने आप छोड़ दोगे। नथिंग इज एनफोर्स्ड। छोड़ दिया, बहुत अच्छा, नहीं छोड़ा, कोई बात नहीं। बट उसमें कोई एनफोर्स नहीं है कि तुम कथक सीखने आ रहे हो या भरतनाट्यम सीखने आ रहे हो, तुम नॉनवेज नहीं खा सकते, तुम ये कपड़ा पहन के बाहर मत दिख जाना मुझे। कितने बच्चे आते हैं, आएंगे, वॉशरूम जाएंगे, वॉशरूम में चेंज कर लेंगे, क्लास के अंदर आएंगे, क्लास नाचेंगे, वापस वॉशरूम में जाएंगे, फिर अपना जो पहनना है पहन के निकल जाएंगे। सो मेनी पीपल, बट वी वेलकम एवरीबडी, वी हैव टू वेलकम एवरीबडी, बिकॉज वो मुझसे मेरी कला सीखने आ रहे हैं, और उस कला से परे मेरे लिए कुछ है नहीं। फर्स्ट प्रायोरिटी, दी ओनली प्रायोरिटी, बस एज सिंपल एज दैट। तो आगे आने वाली यंग जनरेशन के लिए कोई मैसेज आप देना चाहें अपनी तरफ से कि भाई क्यों क्लासिकल कथक या जी। कोई भी क्लासिकल डांस फॉर्म यहाँ पर ज्वाइन करना चाहिए, किस जी। तरीके से वो फॉर्म उनकी पर्सनालिटी में बदलाव ला सकता है? जी। तो कोई एक मैसेज। जरूर। जो यंगस्टर्स हैं हमारे देश के, आई फील वो ऑलरेडी उस वेव में आ रहे हैं, विच इज such a good sentence for me, very good sentence. They are already coming into that cultural wave now. They are understanding our culture. वो बहुत अच्छी बात It's all coming back. It's all coming back. Yeah. ठीक है, तो हमें क्या करना है, we just have to give the right push at the right time. उसके लिए हम जैसे कितने डांसर्स हैं, कल्चरल फील्ड भरा हुआ है, हम वही करते हैं कि हम समय देखते हैं, समय पे एक पुश मारते हैं। जैसे आपने सोशल मीडिया जो आपने मेंशन किया, आप सोशल मीडिया पे क्या करते हैं? Personally, if you ask me, I don't know what my social media is doing right now. I am so far away from it. I don't handle my Facebook. Okay. I don't handle my Instagram. I don't do anything. जो लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं इस वक्त, अगर आपने मुझे कभी पर्सनली डीएम किया हो और आपको थैंक यू या कोई गाइडेंस जवाब नहीं मिला हो, जवाब ना मिला हो तो भी मैं नहीं हूं, और अगर थैंक यू मिला है तो भी मैं नहीं हूं। बट इट इज माई टीम, इट इज माई टीम जो मुझसे एकदम क्लोज टच में रहती है और मुझे बताती रहती है, देखिए ऐसी क्वेरी आई थी, वैसी क्वेरी आई थी, ये, एंड आई मेक श्योर टू टेंड टू ऑल दोज क्वेरीज जिनको मैं, जो मुझसे दूर हैं, जो दिल्ली में नहीं है, जिनको मैं जाके गाइड नहीं कर सकता या वो मेरे पास नहीं आ सकते, उनको इस तरीके से मैं गाइड कर देता हूँ। आई कीप टेलिंग देम, फलाना फलाना नहीं, ये ठीक नहीं है, ऐसे कर लो, ये ठीक, एंड उसका कोई, देयर इज नो चार्ज फॉर इट। I would never charge for something जिससे मुझे ऐसा लगे कि इससे कथक का फायदा हो रहा है। कथक का फायदा हो रहा है, इट इज डन फॉर द गुड ऑफ माई डांस, द डांस दैट आई प्रे, मेरी पूजा के लिए अच्छा है। तो बस वो फोकस जहां तक आपका ऐसे दबा रहेगा ना, तब तक आप हिलोगे नहीं अपने अपने मोरल से, अपने एथिक्स से आप हिलोगे नहीं, आप एकदम वहीं जमे रहोगे उसी जगह पर। तो यंगस्टर्स के लिए मुझे यही है बस, यू आर ऑलरेडी ऑन द राइट पाथ। ठीक है, उसी डायरेक्शन में विदाउट हैविंग सेकंड थॉट्स। सेकंड थॉट्स आर द वर्स्ट थिंग्स दैट कैन हैपन टू अ ह्यूमन बीइंग। अच्छे, इसका एक छोटा सा आपको मैं वाकया फटाफट बताता हूं। आई यूज्ड टू साइकिल अ लॉट व्हेन आई वाज अ किड। साइकिलिंग का मुझे बड़ा शौक था, अच्छी साइकिलें, वो गियर वाली साइकिलें ले लेके मैं घूमता रहता था हर जगह। आई वाज टेकिंग वन राउंड अक्रॉस माय सोसाइटी। आई रीच द गेट, एक पेरीमीटर मैंने लिया और मैं गेट तक पहुंचा। उस गेट पे पहुंचने के बाद मेरे मन ने कहा चलो अब घर चलते। तुरंत एक सेकंड थॉट दिमाग में आया, एक राउंड और मार के चलते। दैट वन राउंड कॉस्टेड मी डियरली। साइकिल की चेन टूटी, मेरे पैर में लपट गई, मेरी साइकिल टंबल हुई, एंड मैं बहुत तेज साइकिल चला रहा था, पूरा यहां से यहां तक हाथ फट गया,
वहां से वो हो गया, सर के बल गिरा, ये फूल के यहाँ पहुंच गया। एंड टिल टुडे, ये बचपन की बात बता रहा हूँ, सोचिए कितना मेरे मन को कितना उसने घर किया होगा मेरे घर, कि मुझे आज तक ये वाकया याद है। वो लेसन आपको मिला वो उसके लेसन बाद? मुझे मिला, सेकंड थॉट्स आर वेरी हार्मफुल। आपका मन शायद पहली ओर में जो आपका मन कहता है ना, वही करना स्ट्राइव चाहिए। फॉर इट, तुरंत निकलो Right. उस डायरेक्शन में। I दूसरा agree with थॉट, it. हाँ दूसरा थॉट जैसे ही आता है ना कि फलाना नहीं, एक काम करते हैं ऐसे ही कर ले, ऐसे ऐसे ही कर लेते हैं, वो जो दूसरा वाला है ना, somehow there is some sort of compromise in it, कुछ गलत होने वाला है आपके साथ, ऐसा मान के चलो कि आपकी बॉडी ने ना आपको हल्का सा नज दिया है कि वो समझ जा, instinct होते हैं समझ जा, समझ जा। जो नहीं संभला वो मेरी तरह गिरा। नहीं, बट फॉर्चुनेटली आज आप जो भी कर रहे हैं अपनी विरासत को आगे ले जाने के लिए, या जी। फिर कथक नाट्यम के थ्रू, अपने जी। म्यूजिक कॉम्पोजिशन के थ्रू, वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। एक इंस्पिरेशन है यंग जनरेशन के लिए कि किस तरीके से आप भी अपनी लाइफ को जी सकते हैं। त्रिभुवन, आप इस पॉडकास्ट में आए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बातें अनलिमिटेड में अपने दिल से बात करने के लिए। थैंक यू सो मच, द प्लेजर इज ऑल माइन।